आपको लगता है कि कभी ऐसा हो पाएगा कि इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलके कोई अच्छा काम कर सके, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सके, कुछ स्टूडेंट्स आगे बढ़ सके, कुछ हो सकेगा, आपको लग रहा है? अगर आपने दोनों का बात पूछी है तो दोनों के ही नजरिए से जवाब दूंगा। सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए से दूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए एक सबसे अच्छा काम कर सकते हैं कि खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, परमेश्वर अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से दूर रहो। इससे अच्छा एक काम एक दूसरे के लिए आप नहीं कर सकते और एक दूसरे को नुकसान बस ना पहुंचाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज, खुदा। कि इंडिया में जब हमारा पार्टीशन हो गया ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, पॉपुलेशन के आधार पर जब स्क्वायर फिट एरिया ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट कर दिया गया, आर्मी, टैंक्स, वेपन्स, इकोनॉमी, एसेट्स के भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों तक के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, and India became an secular nation, then क्या ये जस्टिफाइड है? आजादी की लड़ाई के नाम पर मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने एक आवाज उठाई, उनको एक इस्लामिक मुल्क मिल गया, उन्हें हरा झंडा मिल गया, उन्हें चांद तारा मिल गया। अब हम बचे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान। क्या ये जस्टिफाइड है कि हम उसके बाद भी शरीयत की बात करें? क्या ये जस्टिफाइड है उसके बाद भी रिलीजन फर्स्ट की बात करें? पूरी दुनिया में मोहतरमा ऐसी मिसाल नहीं होगी कि मजहब के नाम पर एक मुल्क के दो टुकड़े हुए, कत्लेआम हुए, रेप्स हुए, आपस में दुश्मनियां बढ़ी इतनी जो शायद पूरी दुनिया में कहीं ना बढ़ी हो, जिसमें एक मुल्क रिलीजियन ग्राउंड पे इस्लामिक नेशन बना पर दूसरा मुल्क। हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर, तो हम, आपको पता ही है कि हर बार ही बात करते हैं, लेकिन आज भी हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि पाकिस्तान बना था बिल्कुल मजहब के नाम पे पाकिस्तान बनाया गया था, लेकिन अब 72 इयर्स के बाद हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सी जनरेशंस आके चली गई हैं, बहुत से लोग आगे बढ़ गए हैं तालीम में, हर चीज में। तो क्या अब हमें ऐसा होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में अच्छे से रह सकें, एक अच्छे पड़ोसी की तरह रह सके, और कहाँ पे पाकिस्तान से गलती हो रही है जो ये चीज नहीं हो पा रही, और कहाँ से भारत इसमें कुछ पीछे हट गया है या नहीं कर पा रहा वो चीज जो होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो इंडिया को हो या पाकिस्तान के बॉर्डर्स हो, हमारे साथ जो दूसरी कंट्रीज है उनमें भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं टेंशन चल रही है, चाहे हमारे अफगानिस्तान के साथ हो, इंडिया के साथ हो, या इंडिया की जो है वो चाइना के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो। सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। हमें जी ज्वाइन किया है इंडिया से डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद साहब ने। आप लॉयर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, सोशल थिंकर भी हैं, और आप लोग सभी उनको जानते हैं, और इंडिया में तो सब खास तौर पे उनको जानते हैं। और बहुत मुझे इंडिया से लोगों ने कहा भी था, और मैं बहुत दिनों से रिजवान साहब से रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि वो हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर सबसे पहले मैं आपसे, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, कि आपको क्या लगता है कि अब अभी भी जो है वो दोनों कंट्रीज जो है इंडिया और पाकिस्तान, वो अमन के साथ क्यों नहीं रह पा रहे? ठीक है, बन गया पाकिस्तान, सही बना गलत बना वो एक अलग बहस है, लेकिन अब क्यों हम लोग आराम से नहीं रह पा रहे? क्यों इस तरह से हर वक्त की टेंशन है? देखिए, जो जहां तक मैं मानता हूं, जो इंडिया की और पाकिस्तान की, रादर पाकिस्तान की और इंडिया की जो प्रॉब्लम है, इसका अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखें और कल्चरल एस्पेक्ट देखें तो ये कल्चरल प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे लगती है बनिस्बत पॉलिटिकल प्रॉब्लम के, और उसी की बुनियाद पर कल्चर कहें या फेथ कहें, उसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। और मैं, जैसे आप कह रही हैं कि आजकल कब तक ऐसे चलता रहेगा, तो मेरा तो मानना है कि पहले तो बेटर था, अब तो ये चीज़ ज़्यादा डिटोरिएट होती जा रही है। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वैसे आई कैन नॉट कमेंट ऑन पाकिस्तान, बट जितना भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, टिल द टाइम ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थिंग्स वर रिलेटिवली बेटर इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान वाज ऑन अ कोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट।
After the Afghan war, 79 Soviet invasion in Afghanistan and General Zia coming to power and General Zia का झुकाव कट्टरवाद के लिए और जो मुजाहिद थे उनके लिए, और उलेमाओं को पाकिस्तान के खुश करना, सेटिस्फाई करना हुकूमत में बने रहने के लिए, तो धीरे धीरे पाकिस्तान जितना भी प्रोग्रेस की तरफ था या डेवलपमेंट की तरफ था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, पाकिस्तान एयरलाइंस का बहुत रुतबा था। मुझे याद है पाकिस्तान की हॉकी टीम, पाकिस्तान की स्क्वैश टीम, पाकिस्तान की पोलो टीम, यॉटिंग टीम्स। आई वॉज एन एविड रीडर अबाउट पाकिस्तान। धीरे धीरे पाकिस्तान इससे भटक गया। पाकिस्तान started believing going back to fundamentals, and fundamentals are not bad provided you are following the true fundamentals. एंड पाकिस्तान जैसे जैसे एक्सट्रीमिस्ट विजन की तरफ जाता गया, धीरे धीरे उसकी ये फॉरेन पॉलिसी भी बन गई, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी बन गई। सऊदी अरेबिया ने जब ब्लैक गोल्ड रेवोल्यूशन आया, पेट्रोल रेवोल्यूशन आया, तो वहाबिज्म को प्रमोट करने के लिए जो पाकिस्तान के उलेमाओं को पैसा दिया गया, जो मदरसे खोले गए, जो अलग इदारे खोले गए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान उससे भटक गया। अब जैसे जैसे पाकिस्तान भटक गया तो इंडिया ऑल्सो कैनॉट कीप ऑन सिटिंग लाइक अ डक। इंडिया से भी रिएक्शनरी आवाजें उठनी शुरू हुई। इंडिया का भी एक नेशनलिज्म टुवर्ड्स पाकिस्तान, एक जो हम लोगों का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, वो ज्यादा कट्टर होता गया, ज्यादा स्ट्रांग होता गया, अनकॉम्प्रोमाइजिंग भी होता गया। और धीरे धीरे आज जो हालात हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान और पाकिस्तान की भी जो होगी इंडिया को लेके, और इंडिया की जो पाकिस्तान को लेके, वो ज्यादा अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो गई है बनिस्बत हम लोगों की और हम लोगों से पहले की। तो थिंग्स आर नॉट इंप्रूविंग, दे आर डिटोरिएटिंग। तो सर हमें हमारे अंदर से टॉलरेंस क्यों खत्म हो गई है? जैसे मैं देखती हूँ कि अगर इंडिया में कोई ऐसी बात होती है जो इंडियंस को पसंद ना आए या वहां उनके लीडर्स को पसंद ना आए, कोई जलसा जुलूस हो रहा है, कोई रैली हो रही है, पॉलिटिकल रैली हो रही है, वहां कोई ऐसी बात कर दे जो उनको ना पसंद हो, तो वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। सेम पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी बात करे जिससे इनको लगे कि जी ये तो पीस की बात कर रहे हैं, ये तो भारत को बुरा भला नहीं कह रहे, तो वो कहते हैं जी आप इंडिया चले जाएं। ये इस तरह का माइंडसेट क्या शुरू से था या अब हो गया हमारा? देखिए, जब इंडिया में किसी बात पर, मैंने आपको पहले आपके सवाल के जवाब में बताया कि धीरे धीरे जो हमारे इंडिया में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एग्री, उसमें भी एक ऐसी जमात खड़ी हो गई है दैट हैज बिकम स्लाइटली अनटॉलरेंट towards the tantrums, towards the nuisance of Pakistan. और जब हम इंडिया में किसी को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो दैट डज नॉट लिटरली मीन कि तुम पासपोर्ट लेके बॉर्डर पार करके वहां की सिटीजनशिप ले लो। पाकिस्तान इंडिया में एक सिनोनिम बन गया है एनिमी का, एक सिनोनिम बन गया है एंटी नेशनल का। इस नजरिए से कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। ये अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रही हैं, तो ये क्यों नहीं कहा जाता कि अफगानिस्तान चले जाओ? ये क्यों नहीं कहा जाता कि बांग्लादेश चले जाओ, इराक चले जाओ, ईरान चले जाओ? पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जाता है? तो इट इज मोर ऑफ एन एनिमी फॉर इंडिया रादर देन अ मुस्लिम स्टेट, जिसको यहाँ के नेशनलिस्ट, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो उसको बुरा मानते हैं या बुरा कहते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट मुस्लिम एंड हिंदू, इट इज अबाउट आवर एनिमी। जी बिल्कुल। तो सर लेकिन अगर मतलब मैंने ये भी आपको अक्सर बात करते सुना है, आप मुस्लिम्स पे भी बात करते हैं, आप इस्लाम के ऊपर भी बात करते हैं, तो सर इस्लाम में तो बहुत शुरू से कहा गया है, बहुत ज्यादा एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है। पहले ये भी कहा गया था कि चीन चले जाओ, अगर मतलब पढ़ाई के लिए जाना है तो चीन तक चले जाना पड़े तो वहां भी जाओ। तो सबसे कम एजुकेशन सर ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम्स में ही है, चाहे वो भारत के हों चाहे कहीं के भी हों? अब इंडिया में भी जो है वो मेरी पहले भी जो इंडियन लोगों से बात हुई अपने शो पे भी, उन्होंने यही बताया कि एजुकेशन में बहुत पीछे है मुस्लिम्स भारत के अंदर। ऐसा क्यों है? देखिए, नंबर वन तो मैं इस्लाम पर कभी बात नहीं करता हूं, मैं मुसलमान पर हमेशा बात करता हूं, मुसलमान की शॉर्टकमिंग्स पे बात करता हूं, उसकी इनकम्पैटिबिलिटी पर बात करता हूं, उसका इंटॉलरेंस टुवर्ड्स अदर फेथ एंड रिलीजन्स पे बात करता हूं। मैं इतना आलिम हूं, ना मुझे यह हक है कि मैं इस्लाम पर बात करूं, पहली चीज। दूसरी बात,
जो भी आपकी अभी तक इतने लोगों से बात हुई होगी, सबने ये कहा होगा कि एजुकेशन इज द प्रॉब्लम इन मुस्लिम्स. नो, नॉट एट ऑल. Uneducated Muslim for me is a better compatible Muslim than an educated Muslim. Education in Muslims does not help a Muslim to become compatible towards other religion and become tolerant. No. प्रॉब्लम पूरी मुल्क में, हमारे पूरी दुनिया में पढ़े लिखे मुसलमान ने ही खड़ी करी है. बेचारे अनपढ़ जाहिल मुसलमान ने तो अपनी दो रोटी के लिए कहीं रिक्शा चलाया, कहीं तांगा चलाया, कहीं पंचर जोड़ा, कहीं पेंट करा, कहीं डेंटिंग करी. ही इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी. ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी. द प्रॉब्लम इज द एजुकेटेड मुस्लिम्स who behave that they are secular, who behave that they have an open mind, but उनका जो दिमाग है और उनकी जो सोच है वो अनपढ़ जाहिल मुसलमान से भी खराब है और बंद है. लेकिन जब ये जो वर्ग है पढ़ा लिखा मुसलमान का, जब गैर मुस्लिम से बात करता है तो वो अपने को सेकुलर प्रोजेक्ट करता है और गाली किसको खिलवाता है? मौलानाओं को, उलेमाओं को, अनपढ़ गरीब मुसलमान को. हकीकत यह है कि उलेमा हो, चाहे क्लर्जी हो, चाहे किसी रिलीजन के रिलीजियस स्कॉलर्स हो, उनका माइंडसेट जो होता है वो अपने रिलीजन के ही इर्द गिर्द भागता है, जैसा हमारे उलेमाओं का भागता है. फर्क इतना है कि और इजारों में और मजहबों में जो पढ़ा लिखा आदमी है, ही नोस कहां पर उसको लाइन ड्रॉ करनी है, रिलीजन को कहां रोकना है, उसके अलावा कहां प्रोग्रेस की, उन्नति की, तालीम की बात करनी है. पढ़ा लिखा मुसलमान खुद तो पढ़ लेता है, लेकिन जाहिल मुसलमान का, अनपढ़ मुसलमान का गैर मुसलमान के सामने बैठ के मजाक उड़ाता है और सारा इस्लाम की कमियों का और मुसलमान की कमियों का ठीठरा वो मौलानाओं पर और गरीब अनपढ़ मुसलमान पर फोड़ देता है. हकीकत यह है कि पढ़ा लिखा मुसलमान पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, चाहे इंडिया क्यों ना हो, इज द रीजन ऑफ ऑल द न्यूसेंस एंड ऑल द डेफर्मेशन व्हाट मुस्लिम्स आर फेसिंग इन द वर्ल्ड. लेकिन सर, मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत जगह पे, हमारे यहाँ तो एक यूनिवर्सिटी में जो है वो एक स्टूडेंट था मशाल खान, शायद आपने उसकी कोई स्टोरी आपने सुनी हो, कि उसको उसी के स्टूडेंट्स साथी जो थे उन्होंने मार दिया था उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ का बोल के. तो ये एजुकेशन जो है ये दिमाग को खोल क्यों नहीं रही है यहाँ पे स्टूडेंट्स के? वो और ज्यादा जाहिल क्यों होते जा रहे हैं? जी हाँ, वो इस मारे नहीं खोल रही है क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो आफ्टर द क्रूसेड्स, जो 10-11 क्रूसेड हुए, व्हेन यूरोपियंस अटैक द मिडिल ईस्ट टू रिवाइव क्रिश्चियनिटी, उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी को यह लगा कि लेट अस ड्रॉ अ लाइन बिटवीन प्रोग्रेस, एजुकेशन एंड क्लर्जी. यही बात बुद्धिज्म में हुई, यही बात जुडिज्म में हुई. हम लोगों के यहां यह प्रॉब्लम हुई कि हमारे यहां घर घर में उलेमा पैदा हो गए, घर घर में दाढ़ी रखने वाले और ऊंचा पजामा पहनने वाले पैदा हो गए. ये काम हम लोगों को क्लर्जी के लिए छोड़ देना चाहिए था और क्लर्जी का रोल हमारी जिंदगी में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फितरे तक ही रुक के रह जाना चाहिए था. जुमे की नमाज के खुतबे तक रह जाना चाहिए था. लेकिन मुस्लिम क्लर्जी जो है, it is an other face of Muslim politics. It has become another face of Muslim society. उन लोगों ने, उस क्लर्जी के साथ पढ़े लिखे मुसलमान ने एक कनाइवनेंस किया, एक हाथ मिलाया. जैसे सऊदी अरेबिया में वहाबिज्म ने साउद फैमिली के साथ हाथ मिलाया, पूरी दुनिया में क्लर्जी ने पढ़े लिखे मुसलमान के साथ हाथ मिलाया. पढ़े लिखे मुसलमान ने अपने विजडम को क्लर्जी के मौलानाओं के सुब्रुद कर दिया. वो टाई पहनेगा, बो पहनेगा, इंग्लिश स्पीकिंग होगा, वेल एजुकेटेड होगा. लेकिन आप जब उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, मैं ये मानता हूं मेरे सामने पढ़े से पढ़ा मुसलमान आप रख दीजिए, 20 सवाल मैं पूछूंगा और उसको मैं एक्सपोज कर दूंगा कि उसका माइंडसेट एक जाहिल अनपढ़ मुसलमान से भी ज्यादा कट्टर है और ज्यादा खराब है, क्योंकि वो अडल्ट्रेट हो चुका है. सही, बिल्कुल. सर, यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी.
इज इट पॉसिबल कि ये लाइट आपके ग्लासेस पे डायरेक्ट पड़ रही है? लाइट ग्लासेस बर्न हो सकती है? आप बताइए। अभी भी आ रही है ये कोई दूसरी लाइट है? नहीं, ये नहीं आ रही है। पीछे का दरवाजा बंद करो। याद है जब उस दिन वीडियो बना रहे थे तो दरवाजा भेड़ दो हल्का सा पीछे से। इसको एडिट ना करिएगा, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपसे। नहीं सर, मैं नहीं करूंगी एडिट, ऐसे ही चला ये बिल्कुल न्यू विजन दे रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल ठीक। हर पढ़ा लिखा मुसलमान आके जाहिल मुसलमान को गालियां देके चला जाता है। ये तो है सर, बिल्कुल जी। आप बताइए। अभी भी लाइट है। ये बताइए कि हम दोबारा से शुरू करते हैं कि आपको कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क लगता है? क्योंकि पहले जब कांग्रेस पार्टी थी तो पाकिस्तान के साथ टर्म्स इतने खराब नहीं होते थे, इतने ज्यादा पाकिस्तान से भी स्टेटमेंट्स नहीं जाती थी, वहां से भी नहीं आती थी। लेकिन अब जो है वो काफी ज्यादा टेंशन रहती है बॉर्डर पे भी और वैसे भी। नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस और बीजेपी की बात है, 1965 वॉर जब इंडिया पाकिस्तान की हुई, देन कांग्रेस वाज इन पावर। 71 वॉर जब हुई, देन कांग्रेस वाज इन पावर। और जहां तक बीजेपी की बात है, इट वाज मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी who went on a bus ride to Pakistan and hugged Mr. Pervez Musharraf. And same thing, Narendra Modi ji also tried when he visited Lahore, when he visited Pakistan on a surprise visit. So this is about politics. बीजेपी ने कभी भी, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, चाहे वो अटल जी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन, आई कोट एंड अनकोट, कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एनिमोसिटी नहीं रखी है। एंड बोथ द गवर्नमेंट्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड नरेंद्र मोदी जी हैज शेयर्ड बहुत ही अच्छे रिश्ते अरबी मुल्कों के साथ, यूए के साथ, सऊदी के साथ, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, अफगानिस्तान के साथ। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान इज मोर ऑफ एन एनिमी नेशन रादर देन एन एनिमी बिकॉज ऑफ अ मुस्लिम नेशन। नो, there is no connection. We have very good relations with Bangladesh. और इंडिया में कभी नहीं कहा जाता, जैसा पहले मैंने कहा, जाओ भाग के बांग्लादेश चले जाओ। तो पाकिस्तान इज मोर ऑफ एन एनिमी। और जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस ने बस एक चीज करी, टू बिफूल द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, टू अपीज द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने यह दिखाया कि हमारे पाकिस्तान से जो रिलेशनशिप है वो बहुत एमिकेबल है, और उसने हमेशा पाकिस्तान को एक मुस्लिम नेशन बना के हम लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया। और धीरे धीरे जब ये अपीजमेंट इट गॉट ऑन द नर्व्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, या एक जमात इन द मेजॉरिटी कम्युनिटी, में पूरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात नहीं कर सकता, तो देन दे स्टार्टेड बिकमिंग वोकल। एंड जो अब आप देखते हैं कि ये जो ज्यादा रिएक्शन होता है, ये बिकॉज a section of the majority Indian community, the Hindu community, has become vocal. इंदिरा जी के टाइम में, if you go back in history, हमारे बॉर्डर पे 7-7 दिन फायरिंग्स होती थी। जो इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म प्रॉब्लम शुरू हुई, वो उस टाइम इंडिया में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। तो कश्मीर में टेररिज्म आया, उस टाइम यहाँ कांग्रेस की ही सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट थी, सो कॉल्ड बीजेपी की कम्युनल गवर्नमेंट नहीं थी। So we cannot look this with the parameter of communal classes कि बीजेपी के वजह से पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो रहे हैं, because BJP is a Hindu nationalist party and Pakistan is a Muslim nation. No, not at all. लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि सिर्फ कश्मीर इज अ मेन इशू जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हैं? अगर कश्मीर का इशू एक तरह से साइड पे कर दिया जाए, उसको सॉल्व कर दिया जाए, तो ये चीजें बेहतर हो सकेंगी। एक बड़ा खूबसूरत गाना है, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि दिल टूट गया। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर प्रॉब्लम ना होती तो कोई और प्रॉब्लम होती। इन पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई वो ही प्रॉब्लम की वजह से रखी गई, जो मैंने आपसे शुरू में कहा, लेस ऑफ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड मोर ऑफ अ कल्चरल प्रॉब्लम एंड आइडेंटिटी प्रॉब्लम। तो अगर कश्मीर की प्रॉब्लम ना होती तो कोई और प्रॉब्लम जनरेट की जाती। बंच ऑफ थॉट्स में गोलकर साहब ने लिखा था
that the creation of Pakistan is not the end of the problem, but beginning of the problem, and पाकिस्तान को एक लॉन्चिंग पैड की तरह यूज किया जाएगा एज एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक नेशन इंडिया। जब गोलकर साहब ने ये बात बोली थी, बंच ऑफ थॉट्स में आप पढ़िएगा, जो एक तरह से आरएसएस की बहुत ही होली बुक मानी जाती है, तब उस टाइम में कश्मीर प्रॉब्लम भी नहीं थी और बांग्लादेश का भी क्रिएशन नहीं हुआ था। तो गोलकर साहब ने ये कैसे कह दिया था? गोलकर साहब वाज अ मैन ऑफ विजडम और नॉट विजडम। आप कोई इस पर आर्ग्यू कर सकता है, कोई भी सेकुलर उनको एक कम्युनल आदमी कह के नकार सकता है, पर उन्होंने ये बात बोली थी और ये बात एंड में जाके सच साबित हुई। इट प्रूव्स दैट ही वाज अ मैन ऑफ विजन। लेकिन सर सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडिया के अंदर से तो और भी दूसरी मूवमेंट्स उठती हैं, जैसे खालिस्तान की आजकल बहुत शोर मचा हुआ है, और अभी का नहीं, बहुत पुराना, जब राजीव गांधी थे, बेनजीर भुट्टो थी, तब भी मैंने सुना था कि बेनजीर भुट्टो ने कोई लिस्ट थी, जो फ्रीडम फाइटर या क्या कहना चाहिए उनको, एग्जैक्ट सही वर्ड मेरा भी दिमाग में नहीं आ रहा, कि जो खालिस्तान मूवमेंट जो लोग चला रहे थे उनकी कोई लिस्ट उन्होंने राजीव गांधी को दे दी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके जो लोग थे वो बहुत नाराज हुए कि इन्होंने ये लिस्ट दी है, और उस वक्त का मतलब ये सब कुछ चल रहा है, शायद उससे भी पहले का। तो आप नहीं समझते कि इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स जो है वो ऑलरेडी इंडिया से अभी भी उठ रही है? और अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ रिसेंटली, जो सीए के ऊपर, तो ये सब कुछ आपको नहीं लग रहा कि संभाल नहीं पा रहे कि इंडिया बहुत बड़ा है और संभल नहीं रहा है किसी भी गवर्नमेंट से? क्या बात हो सकती है? पहली जो आपने बात करी खालिस्तान मूवमेंट की, बिल्कुल वो मूवमेंट उठा था, लेकिन फिर मैं आपको गोलकर साहब की बात याद दिलाता हूं, खालिस्तान मूवमेंट का लॉन्चिंग पैड क्या था? लेट अस एग्री फॉर वंस, एंड इफ यू कैन नॉट एग्री, स्टिल आई विल से कि खालिस्तान का जो लॉन्चिंग पैड था, दैट वाज पाकिस्तान, एंड अल्टीमेटली वी सेटल्ड दैट प्रॉब्लम, एंड नाउ वी हैव अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन स्टेट ऑफ पंजाब। अब जो थोड़ी बहुत जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो तो हर इतने बड़े कंट्री में जहां पे इतने कल्चर्स हैं, इतने बिलीफ्स हैं, इतनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, थोड़े बहुत चीजें तो पॉप अप होती रहती हैं। अब आप दूसरी बात मैं आपको बताता हूं सीए की। व्हाट वाज सीए? हमारे देश के पढ़े लिखे मुसलमानों ने गरीब अनपढ़ मुसलमान को यह समझाया कि सीए वाज टू टेक योर सिटीजनशिप। आपकी सिटीजनशिप सीए के जरिए चली जाएगी, और ये कर कौन रहा है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, द हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। फॉर गॉड सेक, सीएए वाज टू गिव सिटीजनशिप of 6 minorities of 3 nations where they have been persecuted on religious grounds. It was not to take citizenship of Indian Muslim. और उस 3 कंट्रीज में बर्मा नहीं, म्यांमार नहीं था, नेपाल नहीं था, श्रीलंका के हिंदूज नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा कि सारे तरफ के पूरे सब कॉन्टिनेंट के हिंदूज आप इंडिया आ जाओ। श्रीलंका को हमने अलाउ नहीं करा, नेपाली हिंदूज को अलाउ नहीं करा, म्यांमारी हिंदूज को अलाउ नहीं करा। क्यों हमने इन तीनों को अलाउ करा? क्योंकि इन तीनों मुल्कों में, फिर से मैं कहता हूं, हम एग्री करें ना करें, लेकिन मैं बोलूंगा रिलीजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कहीं ना कहीं लोगों को ऑस्ट्रेसाइज, इनको प्रोसिक्यूट किया गया है। तो एज अ गवर्नमेंट अगर हम ये कह रहे हैं कि उनके लिए इंडिया इज अ नेचुरल होम एंड वी आर इनवाइटिंग देम टू इंडिया, हम हिंदुस्तानी मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ले रहे हैं। ये जो अफवाह उड़ाई किसने उड़ाई? पूरा सीए मूवमेंट किसने करा? पढ़े लिखे मुसलमान ने करा, जेएनयू के स्टूडेंट्स ने करा। शाहीन बाग में जो बोलने वाले थे, कोई ऐसा मुसलमान नहीं था जो अनपढ़ हो। दैट इज व्हाट आई सेड। एनसीआर में मैं मान सकता हूं आगे जाके इंडिया के बहुत से मुस्लिम्स को, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, परेशानी हो सकती है, लेकिन वही परेशानी इंडिया के हिंदुओं को भी हो सकती है, जो ये स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे कि हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से इंडिया आए, जो इनहेरेंटली इंडियंस हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो उसमें परेशान होने वाले में अगर मुसलमान भी होंगे तो उससे ज्यादा हिंदू भी होंगे, पर उसको वक्त आने पर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। सीएए एक बिल्कुल अलग चीज है, एनआरसी एक बिल्कुल ही अलग चीज है, और गवर्नमेंट ये कह चुकी है एनआरसी विदाउट डेलिब्रेशन हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सीए और एनआरसी को मिला के अनपढ़ मुसलमान को कंफ्यूज करने वाला कौन? पढ़ा लिखा मुसलमान। सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस ऑफ इंडिया, जो एक
गवर्नमेंट की ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी को, सीएए वाज ए ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसी, उसको इन्होंने कम्युनलाइज कर दिया और 200 लोग हमारे हिंदुस्तान में मरवा दिए, मुसलमान मरवा दिए, औरतों की इज्जत लुटवा दी, संपत्ति जलवा दी और हिंदू और मुसलमानों में दरार डाल दी। लेकिन सर ऐसे कैसे, लोगों को क्यों समझ नहीं आई ये बात? आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ कोई तो कमजोरी होगी, क्योंकि कोई मजाक नहीं है कि कोई जाके और खुले में जो है उधर ग्राउंड में 3 महीने औरतें बच्चे बैठे रहे। ये सिर्फ एक छोटी सी गलत फहमी तो नहीं हो सकती सर? यू कांट से कि बस वो ऐसे ही बैठ गए, उनको भटका दिया या उनको वैसे किसी ने भेज दिया, ये कैसे हो सकता है? मोहतरमा, समझाने वाले तो ये भी समझा देते हैं कि कमर में डायनामाइट लगा के अपने आप को उड़ा लो तो 72 हूरें मिलेंगी। क्या ये दुनिया में नहीं होता? तो जब डायनामाइट लगा के अपने आप को लोग उड़वाना संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं, तो किसी को 3 महीने के लिए सड़क पे बिठाना बलगला के क्या मुश्किल है? ये समझा के कि अगर तुम आज सड़क पर नहीं बैठी तो जो ये तुम्हारे बच्चे हैं इनका कोई मुल्क नहीं होगा, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगी, ये लोग जेलों में और कंसंट्रेशन कैंप्स में और डिटेंशन सेंटर्स में बंद होंगे। जाहिल मुसलमान, गरीब मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान को जब पढ़ा लिखा समझाएगा, देखिए 3 तरह एक कम्युनिटी डिवाइडेड होती है, एक ऑर्डिनरी, एक इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे हैं जिनको माना जाता है आलिम, और एक उलेमा। तो ये 3 हमने एक कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया, कोई भी कम्युनिटी हो। तो जब इस 3 में से 2 यानी आलिम और उलेमा दोनों मिलके बेचारे अनपढ़ को, ऑर्डिनरी को समझाएंगे तो उसके पास रास्ता ही क्या रह जाता है सिवाय समझने के, और वो ही हुआ जो मुसलमान समझ गए। सही, बिल्कुल। सर मुझे ये बताइए कि आजकल तो हर किसी के साथ इंडिया की जो है वो टेंशन चल रही है, चाहे वो चाइना हो या नेपाल हो। पहले तो हमें कहा जाता था, हम बड़े एम्बैरेस हो जाते थे कि पाकिस्तान में कहते थे जी आपका अफगानिस्तान के साथ भी झगड़ा है, आपका इंडिया के साथ भी झगड़ा, हर बॉर्डर से आप लड़ रहे हैं। अब वही चीज इंडिया में आ गई है, लेकिन एक चीज का फर्क है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को धमकियां दी जाती है ना कि जी हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम ये कर देंगे, हम घुस के मारेंगे, और जी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, इस तरह के बहुत तमाशे। तो यहाँ से भी यही कहा जाता है, वहां से भी यही कहा जाता है। चाइना के साथ वैसा नहीं है। चाइना के साथ क्यों इतना सिविलाइज्ड वे में एक झगड़ा चल रहा है और कोई न्यूक्लियर पावर होने की बात नहीं कर रहा, कोई घुस के मारने की बात नहीं कर रहा, ऐसा क्यों है? चाइना से जो हमारे भारत की प्रॉब्लम चल रही है, मीडिया गवाह है, इंटरनेशनल मीडिया गवाह है कि हम अगर अपने आप को पाकिस्तान की तरह, बुरा ना मानिएगा, एक दौर था जब पाकिस्तान ने अपने आप को सऊदी अरेबिया के आगे सबमिट किया था, एक दौर था जब पाकिस्तान ने अपने अमेरिका के आगे अपने को सबमिट किया था, और अब वो दौर चल रहा है जब पाकिस्तान ने चाइना के आगे अपने को सबमिट किया है। मुझे आप हिंदुस्तान का एक वो दौर बताइए जब हमने एज अ नेशन अपने आप को किसी भी नेशन के आगे सबमिट किया हो। हम हमेशा नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदर रहे, नॉन अलाइंड मूवमेंट को भारत ने जिंदा रखा, और आज की तारीख में भी अगर चाइना ये सोच के हमारे जो एक हमारी एलएसी है, उनकी एलएसी है, बीच के कुछ पोर्शन डिस्प्यूटेड कहलाते हैं, जो एक परसीव्ड एलएसी है जिसको हम अपना बोलते हैं, चाइना अपना बोलता है। जब चाइना उसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में घुसा, क्या हमने जवाब दिया? क्या हमने उनके लड़ाके हलाक किए? क्या हमारे लड़ाके हलाक हुए, शहीद हुए? हम लड़े, हम पीछे नहीं हटे, और ना हम अभी तक हटे हैं। और नरेंद्र मोदी जी का, आपने जो लद्दाख में उन्होंने जो भाषण दिया था, आपने वो भाषण सुना होगा, किस तरफ से वो आपको ऐसा लग रहा था। अगर लग रहा था तो आप वो बाइट इस वीडियो में जरूर डालिएगा, कहां से आपको ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी हैरान, परेशान, डरे हुए, कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड में थे। हाँ, मैं इतना मानता हूं कि जब एक डिस्प्यूटेड एरिया में एक कंट्री घुस आया है तो पुराना स्टेटस को मेंटेन करना मुश्किल होगा, लेकिन उसी लैंग्वेज में जो हमने पाकिस्तान को कारगिल में दी थी, उसी लैंग्वेज में, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा, हमने चाइना को बार बार दी है। कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने दी है कि हम 1 इंच जमीन भी तुम्हें देंगे, नहीं देंगे। हमने एप्स में उनको काउंटर किया, हमने इकोनॉमिक उनका ब्लॉकेड लगाया, खुले हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए
एट द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड इंटरनेशनल मीडिएशन। हमने पूरे रिस्क लिए हैं। हम चाइना से भी उतना ही लड़ने को तैयार हैं जितना हम पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हैं, और खुदा नखास्ता हम अमेरिका से भी उतना ही लड़ने को तैयार हैं। और तीसरी बात कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, न्यूक्लियर पावर है। मैं एज एन इंडियन मुस्लिम या एज एन इंडियन फर्स्ट मैं ये कहता हूं, ये गैर जिम्मेदाराना बात है। जंग की बात दो मुल्कों में नहीं होनी चाहिए, और जो भी ये बात बोलता है कभी भी मैं उससे एग्री नहीं करता कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, 4 टुकड़े कर देंगे। दिस इज नॉट द लैंग्वेज। ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी पड़ोसी मुल्क से नहीं आपका कंपैटिबिलिटी है, आप उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दीजिए, ट्रेड रिलेशन खत्म कर दीजिए, ट्रैवलिंग कल्चरल रिलेशन खत्म कर दीजिए, लेकिन वॉर की बात नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई इंडिया से करे वो गलत है, जो पाकिस्तान से करे वो भी गलत है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि ये जो टेंशन रहती है हर वक्त बॉर्डर पे रहती है, पाकिस्तान की भी रहती है और इंडिया की भी रहती है, इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं, मैं दोनों को कह रही हूँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, ये पूरे वक्त हमें ये बताते हैं कि हमें भारत से खतरा है, भारत कहा जाता है जी पाकिस्तान ये कर रहा है, लेकिन उस सारी चीजों में जो मेन चीज जिसके लिए गवर्नमेंट्स आई होती हैं, जिसके लिए इनको वोट पड़े होते हैं कि ये लोगों की एजुकेशन पे काम करें, ये लोगों की हेल्थ पे काम करें, ये लोगों को आगे लेके जाएं। हमारे दोनों कंट्रीज में आपको पता है कि लोग बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो बहुत बुरी हालत में रहते हैं, सड़क तक पे लोग सो रहे होते हैं। तो उसके ऊपर काम करने के बजाय सारा जो हम लोगों का ध्यान है, जो सारी इंपॉर्टेंस हम देते हैं, वो एक दूसरे से लड़ने में देते हैं। बजट भी हमारे जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि जी आर्मी बजट बहुत ज्यादा होता है, बाकी चीजों में हमारे बजट इस तरह से नहीं होते जो होने चाहिए, स्पेशली एजुकेशन में, हेल्थ में, या लोगों को कोई सहूलत देने में हम कुछ नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ जो कहना चाहिए, अब तो खैर वो बात भूल ही जाएंगे, कोई किसी के ऊपर न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करेगा वो सिर्फ डराने के लिए, सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों को बिजी रखते हैं इसमें और बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं देते। जबकि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल गई हैं, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के ऊपर भी काम किया है। हमारी आबादी भी एक तरह से बहुत खौफनाक तरीके से, अक्सर हसन निसार साहब वगैरह कहते हैं कि बढ़ती जा रही है बगैर किसी वजह के, और हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ना उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसमें भी हम मजहब घुसा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये चीज इसलिए हो रही होती है? देखिए, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि कभी कभी ये हम फील भी करते हैं कि इंडिया में भी पाकिस्तान को मूल मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मैं बिल्कुल साफ बात बोल रहा हूं, हम कभी कभी इसको प्रथम दृष्टिया इसको बोलते हैं प्रेमा फेसाई, हम ये चीज रियलाइज करते हैं। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि भाई हमको हिंदुस्तान से खतरा है, तो आपको एज अ नेशन बताया जाता है, इंडिया को एज अ नेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हमें भारत से खतरा है। यहां पर कोई भी इंडियन ये नहीं मानता कि हमें पाकिस्तान से खतरा है एज अ नेशन। बट पाकिस्तान के जो तथाकथित सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तान की जो कभी कभी आर्मी का विजन होता है, जो आईएसआई का विजन होता है, उसके टेररिज्म से, और वो जो इंडिया को प्रॉक्सी वॉर में डिस्टेबलाइज करने की बात करते हैं, वो हम लोग रियलाइज करते हैं कि उससे भारत को खतरा है। और ये खतरा पूरा बेबुनियादी भी नहीं है, नाजायज भी नहीं है, इसमें कोई बेमानी भी नहीं है। फैक्ट है कि जहां आपने पहले जिक्र किया कि खालिस्तान का लॉन्चिंग पैड क्या बना, पाकिस्तान। कश्मीर का लॉन्चिंग पैड क्या बना, पाकिस्तान। अब अगर बात आती है, जो आपने अभी चाइना का जिक्र किया, बहुत अच्छा हुआ जो आपने चाइना का जिक्र किया। आज की तारीख में चलिए मैं मान लेता हूं कि चाइना से हमारे रिश्ते बहुत खराब हैं, बिजनेस एग्रीमेंट्स टूट रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूट रहे हैं, ऐप टूट रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट जलाए जा रहे हैं, हमारे लड़ाके, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर, सब चीज मान ली। पर क्या इंडियन मीडिया ने, आपने अभी तक पिछले 3 महीने में ये सुना कि चाइना इंडिया में टेररिज्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंडिया में टेररिस्ट को आर्म कर रहा है, इंडिया में किसी कम्युनिटी को बलगला रहा है? नहीं सुना, क्योंकि ये हकीकत है ही नहीं, क्योंकि चाइना ये कर ही नहीं रहा है। तो जब हम, इसका मतलब हम आंख बंद करके किसी पर उंगली नहीं उठा देते। अगर हमें उंगली उठानी होती तो आज हम चाइना पे उंगली उठा रहे होते कि ये इंडिया को प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, टेरर को आर्म कर रहा है, कश्मीरी टेररिस्ट सेपरेटिस्ट को ये आर्म कर रहा है, उनको फंड कर रहा है। किसी ने बोला? नहीं बोला। हमारी गवर्नमेंट इसी से स्टैब्लिश होता है कि झूठ नहीं बोलती,
वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम क्यों लेती है? वो बांग्लादेश का नाम क्यों नहीं लेती? वो अफगानिस्तान का नाम क्यों नहीं लेती? वो अलग अलग मुस्लिम नेशंस का नाम क्यों नहीं लेती? वो चाइना का नाम क्यों नहीं लेती? व्हाई वी नेम पाकिस्तान? यू शुड थिंक ओवर इट। सर उसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि अभी तक इतने सालों के बाद भी इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है पाकिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। ये बात भी तो हो सकती है, पाकिस्तान की हर चीज में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मुझे लगता है अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार कंपेयर करना, एक बहुत बड़ी कंट्री से पाकिस्तान को कंपेयर करना कि जी हमारी इकोनॉमी ऐसी है, हमारे यहाँ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। सर जगह बड़ी है तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं मुस्लिम, उसमें कौन सा कमाल है? पाकिस्तान मतलब अगर भारत के मुकाबले में आप एरिया देखें तो काफी छोटे है, तो जाहिर है छोटे एरिया में कम ही लोग रहेंगे ना। आप क्या कहीं बड़ा है तो ज्यादा मुस्लिम है, उसमें आप लोगों का तो कोई कमाल नहीं है कि मुस्लिम ज्यादा है। तो हर चीज में जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी कंट्री को तो जाहिर इसी तरह की आप एलिगेशंस लगाएंगे उनके ऊपर। देखिए, पाकिस्तान को तो भारत ने 1947 में ही एक्सेप्ट कर लिया था 14 अगस्त को। ये आप कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने एक्सेप्ट नहीं किया? जब हमारे वहां डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए तब एक्सेप्ट कर लिया था, जब माइनॉरिटी कमीशन बनी तब एक्सेप्ट कर लिया था। हमने कब नहीं एक्सेप्ट किया? जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू में हालात बेहतर थे, क्योंकि पाकिस्तान में भी एकदम से एक प्रोग्रेस का दौर आया था 1955 के बाद, इसको नहीं दोहराया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे, जैसा मैंने पहले भी बात बता चुका हूं, कि जब अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हुआ, जनरल जिया को अपनी कुर्सी बचा के रखनी थी, वो पाकिस्तान को एक डेवलपिंग मॉडर्न सोसाइटी से वहाबी सोसाइटी की तरफ मोड़ के ले गए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आप भी इस बात को रियलाइज करती होंगी कि पाकिस्तान वॉज नॉट एन आर्म्ड नेशन। आज पाकिस्तान में कितना वेपन है, कितना ऑटोमेटिक वेपन है, कितना नॉर्थ वेस्ट की तरफ पाकिस्तान वॉयलेंट हो गया है, क्यों हो गया है? और आपको लाल मस्जिद वाला किस्सा, लाल मस्जिद वाले किस्से में तो इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं थी। शहर के बीचों बीच मस्जिद के अंदर टेररिस्ट पल रहे थे, फूल रहे थे, कितने हेविली आर्म्ड थे। तो ये धीरे धीरे जो भी आप इस प्रॉब्लम को झेल रही हैं, ये जनरल जिया की वजह से है। अफसोस इस बात का है कि उस पॉलिसी को रोकने के बजाय या उस पर यू टर्न लेने के बजाय एज अ फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान उसी में आगे बढ़ता गया। और आज वो एक ऐसे हालात हैं जब एक आम पढ़ा लिखा पाकिस्तानी भी अपने मुल्क के हालातों से खुश नहीं है, जितना वहां आर्मी का इंटरफेरेंस आपकी पॉलिटिक्स में है। एक आम पाकिस्तानी, बहुत अच्छी बात है, ही हैज, ये एक आम पाकिस्तानी की ड्यूटी है कि वो अपनी आर्मी की रिस्पेक्ट करे। मैं यहां पर पाकिस्तानी आर्मी का कोई मजाक उड़ाने या उन पे उंगली उठाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक नेशन में जितना आर्मी का इंटरफेरेंस होना चाहिए उतना पाकिस्तान में उसकी जरूरत से बहुत ज्यादा है। सो द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, आई वोंट से द एंटायर प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम इज इन द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान, जो एक मॉडर्न नेशन से पहले फिर इस्लामिक नेशन बना, फिर इस्लामिक नेशन से एक कट्टर नेशन बना, और जिसने अपना मुस्तकबिल अपनी आर्मी और नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले कर दिया है। जब तक आप लोग यू टर्न लेके 1960 एरा में नहीं आएंगे तब तक आपके भारत से रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि जवाब देने वाले पहले भी यहां थे, आज भी यहां है और इंशाल्लाह कल भी यहां रहेंगे। सर आपको लगता है कि दोबारा जा सकते हैं, 60s में जाया जा सकता है? कोई लीडर आपको ऐसा लगा पाकिस्तान का कि जो वहां ले जा सकता है वापस और दोबारा से? क्योंकि देखें यूएई भी तो इस्लामिक कंट्री ही है ना। yes. वहां पे जब जाते हैं आप स्कर्ट भी पहन सकती हैं, कुछ yes. कुछ फीमेल कोई मुड़ के भी नहीं देखता। yes. तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी बात, यहाँ तक मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि पहले मेरे पेरेंट्स भी बताते थे, पहले कराची में और इस्लामाबाद में जो है वो इवन फॉरेनर्स जो थी वो आराम से स्कर्ट्स पहन के घूमती थी, कोई नहीं देखता था। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई स्कर्ट पहन के रोड पे निकल जाए। मोहतरमा, आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में फॉरेनर्स स्कर्ट पहन के घूमती थी? थोड़ा सा गूगल करिएगा तो कराची बीच पर आपको फॉरेनर्स बिकनी में पहने सनबेदिंग करती हुई मिलेंगी। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1979 के बाद, सोवियत इन्वेजन के बाद, मस्जिद हरम के इन्वेजन के बाद, पैलेस्टीन प्रॉब्लम के बाद एक ऐसा एक रिलीजियस मूवमेंट, एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस मूवमेंट
पूरे मुस्लिम मुल्कों में ऐसा फैला और पाकिस्तान उसका गेटवे बन गया बिकॉज ऑफ रशियन इन्वेजन टू ऑफ अफगानिस्तान, और उस वजह से पूरी कम्युनिटी वेंट बैक टू बेसिक्स, इट टुक अ यू टर्न, whereas इंडिया केप्ट ऑन। भले हमारी प्रोग्रेस उतनी तेज नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, भले इंडिया के एक आम हिंदुस्तानी ने इतनी मेहनत नहीं करी जितनी उसे करनी चाहिए थी, हम भी उतने ईमानदार नहीं रहे जितने हमें ईमानदार रहना चाहिए था, बट वी कंटिन्यूड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड डेमोक्रेसी, नो मैटर हम उसमें कहीं कमजोर पड़े, कहीं कुछ हमसे गलतियां हुई, कहीं कुछ बॉटलनेक्स थे। पाकिस्तान तो अपना रास्ता ही भटक गया। कम से कम पाकिस्तान को बेसिक डेमोक्रेसी, कीपिंग द आर्मी असाइड, कीपिंग द नॉन स्टेट एक्टर्स असाइड, इनको हटा के एक मुल्क की तरह सोचना पड़ेगा। जब तक वो नहीं सोचेगा तब तक वो दुनिया के लिए भी एक मुसीबत बना रहेगा और अपने लिए भी एक मुसीबत बना रहेगा। पाकिस्तान आई फियर विल कोलैप्स ऑन इट्स ओन वेट, एंड दैट इज वाई कभी ना कभी पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत पड़ती है, कभी सऊदी की पड़ती है, कभी चाइना की पड़ती है। एज एन इंडिपेंडेंट नेशन पाकिस्तान सन 65-70 तक आते आते सीज हो गया था। उसके बाद इट रिमेन्ड अ कॉलोनी, समटाइम्स ऑफ सऊदी अरेबिया, समटाइम्स ऑफ अमेरिका एंड नाउ ऑफ चाइना। तो सर आजकल के कोई ऐसे हैं पॉलिटिशियन, कोई लीडर, कोई आपको ऐसा नजर आता है पाकिस्तान में जिसको आप समझते हो कि ये कुछ चेंज ला सकता है, हम दोबारा से जो है एक मॉडर्न स्टेट बन सकते हैं? हाईजैक प्लेन कभी भी उस एयर कॉरिडोर में नहीं चल सकता जो पहले से उसके लिए तय हो। मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी एंड पाकिस्तान एज अ नेशन, मेरा ये मानना, हो सकता है मैं गलत हूं, इट इज माय ओपिनियन, मेरा ये मानना है कि क्लर्जी के साथ साथ पढ़े लिखे मुसलमान ने उसको हाईजैक कर लिया है, उस सोसाइटी को। पढ़ा लिखा मुसलमान एज एन इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है, पाकिस्तानी मेरी इतनी इनकम हो जाए, शिकागो में मेरा एक घर हो जाए, लंदन में मेरा एक विला हो जाए, यूएई में मेरा एक फ्लैट हो जाए, मेरे बच्चे बाहर जाके पढ़ लें, बाहर ही सेटल हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को एज अ कम्युनिटी प्रोग्रेस ना करने दो। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप इस चीज को डिकोड करें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद की जो एक इंडियन मुस्लिम है, ना कि पाकिस्तानी मुस्लिम। तो सर मुझे ये बताइए ना कि जो भी माइनॉरिटी होती है किसी भी कंट्री की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे भारत की हो, दुनिया में किसी भी जगह हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबके रह रही होती है। तो जैसा नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था कि वो पाकिस्तान में ज्यादा महफूज समझते हैं और वो भारत में अपने बच्चों के लिए भी डरते हैं, ये भी उन्होंने किसी इंटरव्यू में कह चुके हैं, रिकॉर्ड पर है। तो आप एग्री करेंगे उनकी बात से? देखिए, माइनॉरिटी को जो आपने ये वर्ड बोला कि दब के रहना चाहिए, नहीं, रहना चाहिए, रहती है, रहना नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रही रहना अच्छा, चाहिए। रहती है। उस वर्ड को दब के को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। लिविंग एज अ माइनॉरिटी इज एन आर्ट, इट इज अ सोशल आर्ट जो सबको आनी चाहिए। फर्क इतना है कि इंडिया में जब हमारा पार्टीशन हो गया ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, पॉपुलेशन के आधार पर जब स्क्वायर फिट एरिया ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान क्रिएट कर दिया गया, आर्मी, टैंक्स, वेपन्स, इकोनॉमी, एसेट्स के भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों तक के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, एंड इंडिया बिकेम एन सेक्युलर नेशन, देन क्या ये जस्टिफाइड है? आजादी की लड़ाई के नाम पर मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने एक आवाज उठाई, उनको एक इस्लामिक मुल्क मिल गया, उन्हें हरा झंडा मिल गया, उन्हें चांद तारा मिल गया। अब हम बचे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान। क्या ये जस्टिफाइड है कि हम उसके बाद भी शरीयत की बात करें? क्या ये जस्टिफाइड है हम उसके बाद भी रिलीजन फर्स्ट की बात करें? पूरी दुनिया में मोहतरमा ऐसी मिसाल नहीं होगी कि मजहब के नाम पर एक मुल्क के दो टुकड़े हुए, कत्लेआम हुए, रेप्स हुए, आपस में दुश्मनियां बढ़ी इतनी जो शायद पूरी दुनिया में कहीं ना बढ़ी हो, जिसमें एक मुल्क रिलीजियन ग्राउंड पे इस्लामिक नेशन बना, पर दूसरा मुल्क उसी टाइम उसी दौर में सेक्युलर नेशन बना।
उसने फंडामेंटल राइट्स अपने पूरे मुल्क के हर बाशिंदे को बराबर दी। 1955 में जब हिंदू शास्त्रों को, मनुस्मृति को किनारे हटाकर मॉडर्न लॉ अडॉप्ट किया गया, तो 1955 में हिंदुओं ने इसका ऑब्जेक्ट किया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो मान गए महीने 2 महीने के डिलीबरेशन के बाद। मुसलमानों ने पर्सनल लॉ में शरीयत के लिए क्यों चैलेंज किया? मुसलमान, बतौर मुसलमान मुझे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकारों से बनिस्बत मजहब के नजरिए से मुझे कुछ नहीं चाहिए। नमाज चाहिए, रोजा चाहिए, हज पे जाने की इजाजत चाहिए, ईद बकरीद पे मुझे छुट्टी चाहिए, मैं दाढ़ी रखना चाहूं मुझे दाढ़ी रखना दिया जाए, अजान देना चाहूं मुझे अजान देना दिया जाए, बस। इसके अलावा क्या जो मेरे डोमेस्टिक चीजें हैं, हमारी मैरिज है, डिवोर्स है, प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस है, इस पे अगर हम मॉडर्न लॉ अडॉप्ट कर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? पर हमारे नेताओं ने, मुस्लिम उलेमाओं ने, मुस्लिम पढ़े लिखों ने नहीं करी। शाहबानों का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट को राजीव गांधी पर प्रेशर डाल के ओवर रूल कराया। अब अगर कल को हिंदू प्रेशर डाल के गवर्नमेंट पर सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल कराता है तो आप कैसे उसको गलत कह सकते हैं? वी हैव लिव्ड इन दिस कंट्री विद एब्सोल्यूट राइट्स। और बात नसीर साहब की, नसीर साहब मेरे खालाजाद भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान में ज्यादा महफूज हैं, तो मैं कहूंगा ईमानदारी से, देन ही शुड पैक हिज बैग्स एंड गो टू पाकिस्तान। यहां मैं पाकिस्तान एज अ नेशन की बात कर रहा हूं, नॉट एज अ एनिमी नेशन। अगर वो कहते मैं सऊदी अरेबिया में ज्यादा महफूज हूं, तो मैं कहता भाई आप सऊदी अरेबिया चले जाइए। इंडिया ने नसीर साहब को क्या नहीं दिया? नसीर साहब के बड़े भाई को, जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब को हमारे देश ने क्या नहीं दिया? ही रिटायर्ड एज सीनियर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एज लेफ्टिनेंट जनरल। उनकी औलादों को क्या नहीं दिया? रिजवान अहमद को क्या नहीं दिया? अगर हम जैसे पढ़े लिखे मुसलमान, जिनको उस देश ने पैसे से, इज्जत से, तालीम से नवाजा है, अगर हम ही ना शुक्राने हो जाएंगे तो नसीर साहब के इस बयान का एक फिर वही पुरानी बात, अनपढ़ मुसलमान पर क्या फर्क पड़ेगा? वी शुड बी द टॉर्च बेरर्स ऑफ नेशनलिज्म, वी शुड बी द, वी कैन हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद नरेंद्र मोदी, बट ये कहना कितनी बार, अच्छा जब एक आदमी आप ये कहती हैं कि मैं महफूज नहीं हूं, मान लीजिए कराची में महफूज नहीं हूं, तो आपको उसके साथ 2 या 3 मिसाल तो देनी पड़ेगी ना, कि एक बार मैं रात को आ रही थी 10 बजे, मेरा 4 आदमियों ने मेरी गाड़ी रोक ली, मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, रोक के मेरा पर्स छीन लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। नसीर साहब ने जब ये बात बोली कि वो देश में महफूज नहीं है, क्या वो और उनकी फर्स्ट फैमिली, मींस वो और उनके बच्चे, क्या सब मिलके 3 ऐसी मिसाल दे सकते हैं जब मुंबई में या देश के किसी कोने में उनको इज्जत ना मिली हो, उन्हें प्यार ना मिला हो, या उन पर अटैक हुआ हो, या उनके घर के दरवाजे तोड़े गए हो क्योंकि वो मुसलमान थे? ऐसे मुसलमानों ने एक आम गरीब अनपढ़ मुसलमान के लिए इस देश में ज्यादा समस्या खड़ी कर रखी है बनिस्बत हमारे मौलानाओं के। लेकिन सर सिर्फ नसीर साहब ही तो नहीं है, शबाना आजमी साहिबा का भी आया था कि वो कहीं घर लेना चाह रही थी और कहा कि जी हम किसी मुसलमान को घर नहीं देंगे, तो ये चीज भी उस पर रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये कोई अकेला इन्हीं का केस नहीं है, उन्होंने भी ये बात की है, शबाना आजमी साहिबा ने भी ये बात की है। बिल्कुल मैं मानता हूं की है, लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया कि वी एज इंडियन मुस्लिम्स, हम लोग को एज आर्ट ऑफ माइनॉरिटी लिविंग नहीं आई। आजादी की लड़ाई और बंटवारे के बाद भी वी वांटेड टू क्रिएट ए मुस्लिम आइडेंटिटी। हम लोगों ने नेशनलिस्ट आइडेंटिटी क्रिएट करने की नहीं सोची। हम लोग छोटी छोटी चीज को, बुरा ना मानिएगा मोहतरमा हैं, हम लोग अपने मुंह से मां बहनों की गालियां निकाल देते हैं, लेकिन भारत माता बोलने में हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। हम अपने मुंह से किसी को कोस सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम बोलने में हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे और उस आइडेंटिटी को आप एक न्यूसेंस के साथ जोड़ देंगे, प्रोग्रेस के साथ नहीं जोड़ेंगे। आइडेंटिटी पारसीज ने भी क्रिएट करी, सिख्स ने भी क्रिएट करी, दुनिया में ज्यूज ने भी क्रिएट करी, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एजुकेशन के साथ, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूशन एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा।
इस मारे उनकी आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी को सोसाइटी ने, वर्ल्ड ने अब्जॉर्व कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। अगर मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो पहले पढ़ो, किसी भी मुल्क में हो, फिर अपने अंदर नेशनलिज्म पैदा करो, कंट्रीब्यूट करो उस सोसाइटी में, मिसाल पैदा करो, उसके बाद आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो। अगर अपनी आइडेंटिटी को आप न्यूसेंस के साथ क्रिएट कर दोगे तो दूसरी तरफ से भी जवाब देने वाले लोग खड़े होंगे, और वो अब धीरे धीरे खड़े हो गए हैं। जहां हिंदू मुसलमानों में दरार आ गई है, शमाना आदमी को भूल जाइए। डॉक्टर सैयद रिजवान जैसा आदमी भी अगर किसी मुस्लिम लोग हिंदू सोसाइटी में अपने लिए मकान किराए पर लेने जाएगा तो हो सकता है मुझको भी ना मिले, हो सकता है, बट एज अ एजुकेटेड पर्सन मुझे ये सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिल रहा। अगर एयरपोर्ट्स पे मुस्लिम्स की तलाशी ज्यादा होती है, हो सकता है मैं जब अमेरिका जाऊं तो मुझको भी स्ट्रिप सर्च किया जाए, बिकॉज आई एम कैरिंग अ मुस्लिम नेम सैयद रिजवान अहमद। बट वहां पर मुझे चिढ़ना नहीं चाहिए, वहां पे मुझे उन लोगों के साथ नफरत नहीं करनी चाहिए। मुझे ये चीज सोचनी चाहिए कि वो मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं और इसमें मेरी क्या गलती है। आप जंगल में गए, आपको शेर खा गया, जरूरी है कि शेरी की गलती हो? आप ही की गलती भी हो सकती है कि आप टाइगर के एरिया में क्यों गए, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको भी दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी, दूसरे की आपको भावनाओं का और दूसरे के इमोशंस का, आपको उसके फेथ का, उसके कल्चर के कदर करनी पड़ेगी, तभी जाके कंपैटिबिलिटी होगी। और इसी बढ़ते कम्युनलिज्म का शिकार कल को मैं भी हो सकता हूं। मेरे माथे पे नहीं लिखा है मैं नेशनलिस्ट, हर आदमी को मैं अपने ओपिनियंस नहीं बता सकता, पर इसका जिम्मेदार अगर हिंदू राइट विंग है तो होगा, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार इसका पढ़ा लिखा मुसलमान है। लेकिन सर, चाहे किसी मजहब की इज्जत हो, चाहे किसी कौम की हो या किसी की, वो खुद होती है। आप किसी को मार पीट के जबरदस्ती में नहीं करवा सकते। जैसे मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें सोशल मीडिया पे कहाँ तक सही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मार मार के कहा जा रहा है कि जय राम बोलो इंडियन मुस्लिम्स को। तो ये बात जो है कि आप जैसे कह रहे थे कि वंदे मातरम या कुछ बोलने में क्या जाता है, लेकिन वो इंसान की अपनी मर्जी होनी चाहिए ना। आप किसी को जबरदस्ती अगर नमाज भी पढ़वाते हैं तो वो भी बेकार होती है जब तक वो दिल से ना पढ़ना चाहे। सिर्फ वो तो सिर्फ सजदे हो गए, खाली सजदे। या जैसे बहुत से लोग जबरदस्ती रोजा रखवा देते हैं, वो हमारे यहाँ कहा जाता है फिर वो फाका है, क्योंकि वो दिल से नहीं चाह रहा हो कोई इंसान रोजा रखना। आप उसको जबरदस्ती कहेंगे नहीं जी रोजा तो तुमने रखना ही है, तो वो फाका कहलाएगा, रोजा नहीं कहलाएगा। तो इसी तरह से सर आप नहीं समझते कि वो खुद इंसान जो महसूस करे तभी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं आप कह सकते किसी को। मैं बिल्कुल इस बात को कंसीड करता हूं कि अगर कोई मुसलमान भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलता है, या जो अगर हिंदू भी बोलता है, ही इज मोर नेशनलिस्ट एंड नेशन लविंग देन अ पर्सन जो नहीं बोलता है। मैंने माना इस चीज को, लेकिन समाज में, सोसाइटी में कुछ सोशल फॉर्मेलिटीज और जिम्मेदारियां भी होती हैं। आप जो मिसाल दे रही हैं, इस हिसाब से तुम बड़े बुजुर्गों को सलाम करना भी छोड़ दें। हम कहें हमारे दिल में आपके लिए इज्जत है, हम अपने झंडे को भी सलामी देना बंद कर दें। हम कहें हमारे दिल में इज्जत है, हम बड़े के लिए कुर्सी छोड़ना भी बंद कर दें। हम कहें हमारे दिल में इज्जत है। तो मोहतरमा, सिर्फ दिल की इज्जत तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल की इज्जत के साथ साथ इंसान को आम जिंदगी में भी, अब मैं आपकी इज्जत करूं और टेबल पे पैर रख के बैठ जाऊं और अपना इंटरव्यू देता रहूं, कैसा मैं तो आपकी दिल से इज्जत कर रहा हूं, तो आप कहेंगी कोई सामाजिक तमीज आप में डॉक्टर रिजवान है या नहीं है। इसी तरह समाज को में अपनी जगह बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सी सोशल, या आप अगर दिल से नहीं कर रहे, पहला होता है दिल, फिर होता है फॉर्मेलिटी। अगर आप फॉर्मेलिटी भी दिल से नहीं कर रहे, फॉर्मेलिटी भी नहीं कर रहे, तीसरी चीज क्या बची? जिद बची। अब अगली बात में आता हूं, जो लोग जबरदस्ती मार के जय श्री राम बुलवाते हैं, शर्म आती है उन लोगों पे जो ऐसा हरकत करते हैं। जो इस तरह से कुछ वीडियोस आए, कुछ लिंचिंग के वीडियोस आए, गौ रक्षा के नाम पर लिंचिंग कुछ लोगों की गई, शर्म की बात है। लेकिन मेजर हिंदू कम्युनिटी ने उसका क्या रिएक्शन दिया? लिंचिंग को बीजेपी ने सपोर्ट किया, इसका एक मुझे आप स्टेटमेंट दीजिए। लिंचिंग को आरएसएस ने सपोर्ट किया, इसका एक स्टेटमेंट आप दीजिए। लिंचिंग को इंडिया की इंटेलेक्चुअल हिंदू क्लास ने सपोर्ट किया, आप मुझे इसका एक उदाहरण दीजिए। किस इंडिया के चैनल ने उसको सपोर्ट किया, आप इसका उदाहरण दीजिए।
जब मैडम एक आइडियोलॉजी घर करती है, जिस तरह इंडिया में अब एक एग्रेसिव नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी घर कर गई है, रूल भी कर रही है, जब वो घर करती है तो उसमें कुछ स्पिल ओवर्स होते हैं। स्पिल ओवर्स, कुछ लोग स्पाइरल आउट कर जाते हैं, जो उस समाज के लिए, उस देश के लिए और उस आइडियोलॉजी के लिए भी एक न्यूसेंस बन जाते हैं। गौ रक्षा के नाम पर हत्या करने वाले लोग वही न्यूसेंस हैं, वही स्पाइरल आउट करे हुए हैं। जिस तरह से जय श्री राम जबरदस्ती बुलवा के मार पिटाई करने वाले लोग हैं, मैं देखिए मान रहा हूं इस बात को, आई ट्राई टू स्पीक फेयर। इसी तरह मुस्लिम हार्ड लाइन आइडियोलॉजी एंड वहाबी आइडियोलॉजी से भी बहुत से लोग स्पाइरल आउट करे, जिनको हम लोगों ने नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिज्म का नाम दिया। वो इसी से पोटेंशियल जो बेस था, वहां पर भी एक कट्टर आइडियोलॉजी थी, यहां पर भी एक हार्डकोर आइडियोलॉजी है। लेकिन थैंक गॉड, यहां पर अगर कोई स्पाइरल आउट करता है तो उसको चेक करने के लिए उसी जमात में से, उसी सोसाइटी में से, उसी हिंदू इंटेलेक्चुअल, हिंदू मीडिया या हिंदू पार्टी में से लोग खड़े हो जाते हैं उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में हुआ, ऐसे ही जुडिज्म में हुआ। अफसोस कि जो मुसलमानों में से स्पाइरल आउट करे, उनको जिहादी बनाकर, गाजी बनाकर, मुजाहिद बनाकर इतना उनको हवा दी गई कि वो एक न्यू नॉर्मल हो गया मुस्लिम सोसाइटी का, कि अगर तुम दूसरे के साथ अनकंपैटिबल रहोगे, समझौता नहीं करोगे, जिद पे रहोगे, तो तुम एक बेटर मुस्लिम हो, रादर देन द पर्सन जो जय श्री राम भी बोल देता है, भारत माता की जय भी बोल देता है, हर वंदे मातरम भी बोल देता है। बिल्कुल ठीक सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। लेकिन आखिरी में सर, आपको लगता है कि कभी ऐसा हो पाएगा कि इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलके कोई अच्छा काम कर सके, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर सके, कुछ स्टूडेंट्स आगे बढ़ सके, कुछ हो सकेगा, आपको लग रहा है? अगर आपने दोनों का बात पूछी है तो दोनों के ही नजरिए से जवाब दूंगा। सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए से दूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए एक सबसे अच्छा काम कर सकते हैं कि खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, परमेश्वर अल्लाह के वास्ते एक दूसरे से दूर रहो। इससे अच्छा एक काम एक दूसरे के लिए आप नहीं कर सकते, और एक दूसरे को नुकसान बस ना पहुंचाए। जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।